सबसे पहली बात जो आप सबको मैं करना चाहूँगा वो ये है कि बायोलॉजी ज़ाहिर आपने पढ़ी है। तो बायोलॉजी हमें ये बताती है कि देयर इज़ नो सिंगल वे ऑफ सक्सेस। सक्सेस का कोई वाहिद रास्ता नहीं है कि इस तरह आप करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। कोई सिंगल रास्ता नहीं होता सक्सेस का। बायोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि जी कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो उसने मसलन ह्यूमंस ने बहुत बड़ा ब्रेन इवॉल्व कर लिया और दो टांगों पे चलना शुरू हो गए और वो एपेक्स प्रेडेटर बन गए, तो वो हमें लगता है कि सक्सेसफुल हैं। और उसके मुकाबले में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आज भी जिस जगह पे मतलब के 4 बिलियन ईयर्स अगो या 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जहाँ पे लाइफ शुरू हुई थी, तो जिस जगह पे वो तब थे वहीं पे वो आज भी हैं। और वो उतने ही सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं तो वो उतने ही सक्सेसफुल हैं जितने हम सक्सेसफुल हैं। तो इस वजह से मतलब कि सक्सेस उस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है। फिर एक और बात जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमेशा उस जॉब को परस्यू करें, उस काम को परस्यू करें जिसमें वाकई आपको मजा आता हो, आपको इंटरेस्ट हो, आपको उसका शौक हो। यानी कि वो ऐसा काम हो कि जो आप बगैर पैसे को भी करने को तैयार हो, यानी कि आपको उसकी पे नहीं भी मिलती तो फिर भी आप वो काम करने के लिए बिल्कुल राजी हो, तो उस जॉब को सिलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि अगर आप हालात की मजबूरी की वजह से या किसी भी और रीजन से आप कोई ऐसी जॉब सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको सारी जिंदगी उसी काम में गुजारनी पड़ेगी जो आपको पसंद नहीं है। और वो वाली जो लाइफ है वो एक तो आपके अपने लिए मिजरेबल होगी, फिर बहुत सारे लोगों का आप नुकसान करेंगे, और फिर उसके साथ ही साथ आप जो है आपको सारी जिंदगी कोई मजा नहीं आएगा वो काम करते हुए। तो लोगों को आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही होगी, तो आपको फीडबैक अच्छा नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से आप और ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते जाएंगे। तो हमेशा उस जॉब को परस्यू करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अब बायोलॉजी के अंदर अगर बात करें, जैसे मैंने कहा कि जी कोई सिंगल वे ऑफ सक्सेस नहीं होती। तो मेरा ख्याल है आप लोग मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि कैसी जो है तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया मैंने 5 दफा टेस्ट दिया है और मैंने एक दफा भी तैयारी नहीं की है। बगैर तैयारी के 5 दफा टेस्ट दिया है और इवन किताब खोल के भी नहीं देखा। तो ओवरऑल मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नालायक इंसान हूँ। कोई ख़ास मतलब कि मेरे पास ट्रिक नहीं है। उसके मुकाबले में अब आप मतलब कि कहने का मकसद ये है कि मैं सिलेक्ट हो गया, उसके मुकाबले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। मसलन यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ अवैस इब्राहिम साहब अवेलेबल हैं। तो मेरे क्लास फेलो हैं, तो मैं इनको जानता हूँ, बेतहाशा मेहनती इंसान है। जितनी मेहनत ये करते हैं मैं उसका 10वां हिस्सा भी नहीं कर सकता, मतलब कि इम्पॉसिबल है। मैं तंग आ जाता हूँ बहुत। उसके मुकाबले में बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। मसलन मेरी अपनी क्लास के अंदर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की स्टडीज के दौरान भी और बाद में भी, लेकिन उनको उतनी अच्छी जॉब मतलब कि उस लेवल की अच्छी तो जिस लेवल पे हम लोग पहुंचे उस लेवल पे वो नहीं पहुंच सके, हालांकि वो हमसे ज्यादा मेहनती भी थे, हमसे ज्यादा मार्क्स भी उनके थे, सारा कुछ था। फिर इसके अलावा मसलन आप लोगों ने अगर कुमैल हसन जाफरी को आप जानते हैं, तो उसकी सक्सेस का राज क्या है? उसकी सक्सेस का राज ये है कि वो सिलेबस की किताब पढ़े ना पढ़े, दुनिया जहान की सारी किताबें उसने पढ़ी हुई होती हैं। मतलब कि जो एक कोई छोटा सा भी वर्ड है उसके ऊपर पूरी किताब वो बंदा पढ़ लेता है, और सिर्फ शौक 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 में। तो जब वो बहुत सारी डिफरेंट चीजों का उसके पास नॉलेज है, तो इस वजह से वो सक्सेसफुल है। तो कोई एक रास्ता नहीं है। अब आप सारे लोग जो है वो जाहिर है मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीकों से स्टडी करने के आदी होंगे, तो इसलिए आपका भी सक्सेस के चांसेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। मतलब कि किस तरह से आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, जहाँ तक बात है बुक्स वगैरह की, तो टेस्ट के अंदर जो है वो बेसिकली मैंने जितनी दफ़ा भी टेस्ट दिया है मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि टेस्ट बहुत ज़्यादा बैलेंस होता है। सिर्फ 5 में से एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि टेस्ट बैलेंस्ड नहीं था, यानी कि थोड़ा सा किसी मखसूस एरिया से
क्वेश्चन ज़्यादा थे और बाकी एरियाज को कम टच किया हुआ था। तो उसके मुकाबले में ओवरऑल टेस्ट बहुत ज़्यादा बैलेंस होता है। कहाँ से बैलेंस होता है? इस तरह से बैलेंस होता है कि जो ज़ूलॉजी के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें कंप्लीट जो उनसे इक्वल इक्वल पेपर आया होता है। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं अगर ये आपने देखना है तो इसके लिए आप जो है इसके लिए आपको HEC की जो कोर्स कंटेंट है BS ज़ूलॉजी का या MSc ज़ूलॉजी का वो कंसल्ट कर सकते हैं। मेन नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको फिजियोलॉजी 1 फिजियोलॉजी 2 आपने कवर करनी है। फिजियोलॉजी 1 के अंदर जो है वो मेनली न्यूरॉन्स और एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की है, और 2 में बॉडी के बाकी सारे फंक्शंस के ऊपर है। तो इसके बाद बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक तो केमिकल कंपोनेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो डिटेल में, और फिर उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है वो मेटाबॉलिज्म के ऊपर है। तो बायोकेमिस्ट्री के 2 हो गए, फिर इसके बाद सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गए। इसके बाद जो है एनिमल डाइवर्सिटी, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी वो ज़रूरी है। तो एनिमल डाइवर्सिटी है कंपल्सरी सब्जेक्ट है। इसके अलावा पेलियोंटोलॉजी और ज़ूलॉजियोग्राफी कंपल्सरी सब्जेक्ट है। इसके अलावा एवोल्यूशन और इकोलॉजी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स और उसके साथ ही एक और सब्जेक्ट है जो मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, तो वो ये इस तरह पेयर्स की फॉर्म में सब्जेक्ट्स हैं। तैयारी, हाँ डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, सॉरी, वो भी कंपल्सरी है। तो ये मेन सब्जेक्ट्स हैं और इनके लिए रिकमेंडेड जो बुक्स हैं वो ही स्टडी करनी होती हैं। अब मसला ये होता है कि फिर ये ओवरऑल जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है और इन सब बुक्स में से हार्डली 5 से 10 नंबरों के दरमियान आना है। तो इस सारे को अब कवर करना मेरे ख्याल से तो इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं, मतलब कि मुकम्मल तौर पे वो जिस तरह इत्तेकाफ में किताबें लेके बैठ जाते हैं और फिर इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक चीज़ मैंने स्पेसिफिकली ऑब्जर्व की है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो अपने एकेडमिक्स में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन उन लोगों को बहुत ज़्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस होता है। वो मतलब कि किसी ना किसी लेवल पे मैट्रिक में या FSC लेवल पे कम से कम पढ़ा रहे होते हैं, और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की वजह से क्वेश्चंस को आंसर करना आ जाता है। तो वो लोग आम तौर पे सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अगर आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरे ख्याल में आप अभी से कोशिश करें, शुरू कर दें, दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करें, या आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अगर आपके पास पढ़ाने वाला कोई नहीं है तो आजकल जिस तरह ऑनलाइन लेक्चर्स का ट्रेंड है तो उस तरह ऑनलाइन जो है कोई टॉपिक एक्सप्लेन करें। मैंने खुद से ये चीज़ ऑब्जर्व की हुई है कि पर्सनली जब मैं किसी चीज़ को, किसी दूसरे के लेक्चर को सुन रहा होता हूँ, कोई वीडियो देख रहा होता हूँ, कुछ भी इस तरह का है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहा होता हूँ। उसके मुकाबले में जब मैं उसी चीज़ को बैठ के, मसलन अगर कोई वीडियो है और मैं उसको लिखना शुरू कर दूं कि ये क्या लिख रहा है, या मैं उसको ट्रांसलेट करूं उर्दू में, या मैं खुद वो लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूं कि यही चीज़ें मैंने भी आगे बोलनी है, तो उस वक्त जो है मैं चीज़ों के ऊपर एक एक लफ्ज़ और एक एक लाइन के ऊपर ध्यान दे रहा होता हूँ। तो ये एक तरीका कार हो सकता है कि आप बजाय इसके कि आप बैठ के चीज़ों को रट्टा मारें या खुद पढ़ने की कोशिश करें, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप दूसरों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें वो टॉपिक। 3-4 लोगों का ग्रुप बना लें और हर बंदा जो है वो दूसरों को एक्सप्लेन करे। मेरा जो मतलब कि अगर मैं कहूँ कि किसी हद तक मैं टेस्ट क्लियर करने में सक्सेसफुल रहा हूँ, तो उसकी मेन वजह ये थी कि मैं बहुत सारा, मतलब कि मैं अपने क्लास फेलोज़ को डिफरेंट जगहों पे या ऑनलाइन इवन फेसबुक वगैरह पे, बाकी जगहों पे मैं क्वेश्चंस को आंसर करता रहता था। कोई भी बंदा, किसी ने कोई भी सवाल पूछा है तो मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ के उस सवाल का जवाब ले आता था और फिर उसके ऊपर डिस्कशन वगैरह करना वो मेरा मतलब फेवरेट पास टाइम है। तो उसकी वजह से दूसरों को वो टॉपिक्स बार बार एक्सप्लेन करने की वजह से वो जो है
फिर आपको क्वेश्चंस को आंसर करना आ जाता है। तो दूसरों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो उसमें आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि उन चीजों में ना पढ़ें जो आपको नहीं आती। मतलब कि मुझे पता है कि मुझे फिजियोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती, मुझे बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आज मैं दोबारा से फिजियोलॉजी के लिए मतलब डाइटन खोल के बैठ जाऊं या लेनियर खोल के बैठ जाऊं बायोकेमिस्ट्री के लिए, तो वो मैं कवर नहीं कर सकूंगा। मैं मतलब बहुत ज्यादा टाइम उन चीजों में जाया कर दूंगा उसको नए सिरे से समझने में। तो बजाय इसके कि आप उन टॉपिक्स को पकड़ें, आप उन टॉपिक्स को पकड़ें जो आपको अच्छी तरह आते हैं, सबसे परफेक्ट आती हैं, वो टॉपिक्स निकालें, उनको रिवाइज करें, क्योंकि वो आपका प्लस पॉइंट है। वो आपको टेस्ट के अंदर जो है वो मैक्सिमम मार्क्स दिलवाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, फिर इसके अलावा टेस्ट में जो है नेगेटिव मार्किंग वगैरह होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अब मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी नहीं होता कि आपको सारे सवालों के वाकई जवाब आते हों। बहुत सारे जवाब, मतलब कि मैंने जितनी दफा टेस्ट दिया है मुझे तकरीबन 60% श्योर होता था कि मैं सही जवाब दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो मेरे मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से मुझे अंदाजा है कि मैं 75-80 के करीब तो एटलीस्ट होता हूँ। यानी कि मार्क्स तो पब्लिक सर्विस कमीशन वाले नहीं बताते, लेकिन वो आइडिया हो जाता है बाकी आपके पोजीशन की बेस पे। तो इस वजह से फिर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्रिक होता है। वो ट्रिक क्या है, आपने मतलब कि कोशिश ये करनी है कि नॉर्मली जब एमसीक्यूज होते हैं तो एमसीक्यूज में से दो ऑप्शंस होती हैं जो मतलब कि आप आमतौर पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 100% तुक्का लगा देते हैं। कि मतलब एक सवाल है जो उसने पढ़ा ही नहीं है, जेनेटिक्स का कोई प्रॉब्लम था जो उसको बिल्कुल नहीं आता, तो वो क्या करता है, वो बस चारों में से कोई एक आंखें बंद करके तुक्का लगा देता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आमतौर पे दो ऑप्शंस जो हैं वो ज्यादा करीने के आस होती हैं, और दो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल वो देखते साथ पता लग रहा होता है कि ये फजूल है। फिर इसके अलावा एक आधी ऑप्शन कोई ऐसी दी होती है जो आई कैचर होती है, मतलब कि जो जिसकी वर्डिंग ऐसी होती है कि वो क्वेश्चन के अंदर दी होती है, या सवाल मतलब कि कोई ऐसे ही ऑप्शन होती है, वर्ड ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यही इसका जवाब होगा। तो आई कैचर से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और वो जो दो फजूल ऑप्शंस हैं उनको अगर आप माइनस कर लें, मतलब अगर आप जस्ट रैंडमली तुक्का लगा रहे हैं तो आपके जो है सक्सेस के चांसेस 25% है। लेकिन अगर आप दो गलत ऑप्शंस को जो बिल्कुल फजूल एग्जामिनर लिखे, मतलब बहुत सारी दफा तो जब अगर जिन लोगों ने आप में से पेपर बनाया हुआ उन्होंने नोट किया होगा कि पेपर बना रहे होते हैं, अच्छा एक करेक्ट ऑप्शन डाल दी, एक इनकरेक्ट ऑप्शन डाल दी, फिर मजीद जब ऑप्शंस नहीं समझ में आ रही होती तो लोग क्या करते हैं, अच्छा बोथ ए एंड बी ऑप्शन डाल देते हैं, या तीसरी ऑप्शन होती है, चौथी ऑप्शन होती है नन ऑफ दीज। तो बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज वाली ऑप्शन अक्सर औकात गलत होती है, और वो क्यों डाली एग्जामिनर ने, इसलिए कि उसको कुछ और उस वक्त सूझ नहीं रहा था, तो उसने जान छुड़ाने के लिए ये दोनों ऑप्शन डाल दी। तो एग्जैक्ट यही चीज तब भी होती है जब बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज की ऑप्शन ना दी हुई हो, तब भी कोई ना कोई ऐसी चीज डाली हुई होती है जो बेतुकी होती है। तो उन दो को आपने किसी ना किसी तरह माइनस करके बाकी दो में से तुक्का लगाएंगे, तो फिर आपके सक्सेस के चांसेस जो है वो 50% है, करेक्ट होने के चांसेस 50% है। तो इस चीज को नजर में रखते हुए हमेशा एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें। एमसीक्यूज के लिए ऑनलाइन सिस्टम्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, मेरी वेबसाइट के ऊपर भी दिया हुआ है, और भी जगहों पे है। तो आप बायोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज जैसे अटेम्प्ट करते जाएं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा कि ये क्या बात हो रही है, लेकिन उनमें से इसी तरह जब आप एक्सक्लूड करते जाएंगे, गलत चीजों को एक्सक्लूड करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। मेरे मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आमतौर पे जो जरा तेज स्टूडेंट होता है, वो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि वो क्या कर रहे होते हैं, वो एमसीक्यूज इसी तरह से अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। उन्होंने पढ़ा नहीं हुआ होता, उनको समझ नहीं होती कि जी ये एक्चुअली टॉपिक है क्या, लेकिन वो तुक्के से इसी तरह कि जी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो फिर वो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से उनके मार्क्स तो इस तरीके को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें जो है प्रैक्टिस करने की,
एमसीक्यूज की ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, ऑफलाइन प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि ऑनलाइन में आपको फौरी फौरी जवाब मिल जाता है। वेबसाइट्स का मसला ये है कि मैंने खुद काफ़ी अरसे फिजियोलॉजी की कोई वेबसाइट्स नहीं चेक की। पहले तो मिलर हार्ले की अपनी वेबसाइट होती थी, तो उसके ऊपर काफ़ी सारी वो जो है एमसीक्यूज वगैरह दिए हुए होते थे, लेकिन अब फिलहाल मुझे इसका आइडिया नहीं है। इसका भी तरीकाकार ये हो सकता है कि आपस में आप लोग मिल के ग्रुप्स बना लें और हर ग्रुप जो है वो किसी एक मखसूस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज बनाता जाए और बाकी ग्रुप्स के साथ शेयर करते जाएं, टेस्ट बना के एक दूसरे की जो है सबके लिए वो टेस्ट अवेलेबल हो, तो फिर सारे उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारों को फायदा होगा। बीएड कंपलसरी नहीं है पंजाब के लिए। अगर आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट देना है तो वहाँ पे बीएड कंपलसरी होता है। पंजाब में बीएड कंपलसरी नहीं होता, सिर्फ एमएससी रिक्वायर्ड है मुताल्लिका सब्जेक्ट। इसके अलावा हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर करने थे। क्या आप पहले तो ये बताएं कि बुक्स रिकमेंड करें कि मतलब हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। अभी मैं जो मिलर हार्ले बुक्स कर रही हूँ, और दूसरा जो है मेरा ज़ूलॉजी एमसीक्यूज है मेरे पास कार 1 की, वो भी कर रही हूँ, लेकिन कार 1 में काफ़ी मिस्टेक्स हैं। और तीसरा आपने ये कहा था कि टॉपिक जो वीक है उसे लेफ्ट कर दें। सर कैसे लेफ्ट कर दें, क्योंकि ज़्यादा फिजियोलॉजी आती है, सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर हैं। बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी मेरा भी सर वीक सब्जेक्ट है, तो उसको हम कैसे लेफ्ट कर सकते हैं। तीसरा मेरा ये है कि एमसीक्यूज के लिए वेबसाइट बताएं। चौथा ये है, बड़े आप आखिर में जवाब दे देना की। चौथा ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमें डेली बेसिस पे 2-3 टॉपिक्स मतलब कवर करवाते जाएं, तो आप मेहरबानी होगी। मेरी कैन आंसर। अच्छा, अब जो बुक का मसला है, एमसीक्यूज वाली जो बुक्स होती हैं, जितनी एटलीस्ट मैंने देखी हुई हैं, इंतहा दर्जे की फजूल बुक्स होती हैं। अगर आप अपने आप को नालायक बनाना है तो फिर आप वो बुक्स कंसल्ट करें। मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से कोई भी काम की चीज़ होती है, मतलब कि वो उसमें जो सवाल दिए होते हैं, जिस लेवल के सवाल दिए होते हैं, उस लेवल के सवाल पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने नहीं देखे। जो वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स ये मसलन किसी ने शेयर की हैं, माहिन साहिबा ने, ब्रेन मैथ्स और geek.com है, तो यहाँ पे चेक कर लें। बीएड मैंने बताया है कि वो कंपलसरी नहीं है। लीव करने का मकसद ये है कि मसलन आज अगर वेबसाइट के ऊपर आ जाता है कि टेस्ट होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 माह के अंदर अंदर टेस्ट हो जाएगा। अब आपका 4 साल का सिलेबस है, या एटलीस्ट कम से कम 2 साल का सिलेबस है, जो आपने 3 माह में कवर करना है, तो ये इम्पॉसिबल काम है कि आप वो सारा सिलेबस 3 माह के अंदर कवर कर लें। ठीक है, तो मतलब कि नए सिरे से याद करने की कोशिश करें। तो जो चीज़ें मैंने अपनी एजुकेशन के दौरान मिस कर दी हैं, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अब उनके ऊपर ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करूं। उसके मुकाबले में जो चीज़ें मुझे अच्छी तरह से आती हैं उनको मैं रिवाइज कर लूं, ताकि वहां पे मेरी मिस्टेक्स ना हो। ज्यादा पेपर किसी एक सब्जेक्ट में से नहीं आता है, पेपर हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब कि अगर आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं तो हर सब्जेक्ट में से 8-8 मार्क्स का पेपर आना है। मतलब कि सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ है कि जिसमें मतलब कि ज्यादातर लोगों का ख्याल ये था, मतलब मैंने उस पेपर को काउंटर चेक नहीं किया, लेकिन ज्यादातर लोगों का उस वक्त पेपर देने के बाद ख्याल ये था कि पेपर अनबैलेंस था। मतलब कि वो मिलर हार्ले में से ज्यादा था और दूसरे सब्जेक्ट्स में से ज्यादा नहीं था, यानी कि डाइवर्सिटी वाले पोर्शन में से ज्यादा सवाल थे। अब उसमें मसला ये होता है कि लोग उन सवालों को पेपर के बाद आमतौर पे याद रखते हैं जो सवाल उनसे मिस हुए हैं, जो उनको नहीं आते थे, जो उन्हें मुश्किल लगे। बंदे को पेपर के बाद वो चीज याद होती है कि यार वो पता नहीं कहाँ से आया था, और फिर सारे कहते हैं कि जी वो फलाने पोर्शन में से था, तो बंदे को लगता है कि जी उस पोर्शन में से ज्यादा आ गया। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। सारे पोर्शन में से इक्वली, मतलब कि जो पेपर बनता है, इक्वल अमाउंट में पेपर होता है और क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वजह से अगर आपका एक पोर्शन वीक भी है तो उसको छोड़ के इस वक्त उन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं, उनको रिवाइज करें, दूसरों को पढ़ाएं, तो फिर जो है आप कर सकते हैं। अच्छा, रिकमेंडेड बुक्स का बार बार सारे पूछ रहे हैं, तो रिकमेंडेड बुक्स एक्चुअली दी हुई होती हैं आपके कोर्स आउटलाइन के साथ। मसलन आपकी डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी ज़्यादातर आप कवर कर सकते हैं मिलर हार्ले के 5th एडिशन में से, इनवर्टिब्रेट भी और वर्टिब्रेट भी। इसके मुकाबले में जो बायोकेमिस्ट्री लेनिजर है, इसके अलावा जो फिजियोलॉजी के लिए गाइटन है, और
डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए आपके पास गिलबर्ट की बुक है। इसके अलावा बाकी रह गया एवोल्यूशन के लिए रिडले है, इकोलॉजी के लिए मॉलिस की बुक है, या ओडम की बुक है। वो दोनों मिलाकर एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी मिलाकर उनमें से होती है। सर ये जो पेलेंटोलॉजी के लिए आपने और जूजियोग्राफी के लिए सर अख्तर साहब के नोट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, आपने शेयर किए थे अपनी जी वेबसाइट जी पे, तो इनफ है मतलब वो अगर हम हाँ जी, वो ओवरऑल सिलेबस को पूरी तरह कवर करते हैं। पैलियोंटोलॉजी और जूजियोग्राफी का मसला ये है कि क्या नाम है, उसकी कोई बुक अवेलेबल नहीं है, मतलब कि जो बुक्स उसकी जी थी जी वो बहुत पुरानी है, तो वो बुक्स हाँ अब जी लाइब्रेरीज में अवेलेबल नहीं होती। तो इस वजह से ज्यादातर लोग उन्हीं नोट्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस वजह से उन टॉपिक्स को आप कवर कर लें एटलीस्ट, तो उम्मीद है कि ज्यादातर हिस्से वहां से कवर हो जाएंगे। मतलब पेलियोंटोलॉजी वगैरह के अंदर ज्यादातर सवाल होते हैं वो कि मतलब के स्टेजेस वगैरह से, कि कौन से हाँ जी जानवर की कौन पीरियड्स सी पीरियड्स स्टेज वगैरह थी, हाँ पीरियड्स के ऊपर। तो इसी तरह जूलॉजी के अंदर उसके जो रीजन्स हैं, तो वो टिश्यू कॉमन से रेप्टिक टॉपिक्स सेक्स हैं, वगैरह तो आप वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा भी यानी कि ऑनलाइन भी अगर आप कोर्स आउटलाइन ले लें और उसको ऑनलाइन टॉपिक्स विकिपीडिया से भी सर्च कर लेंगे तो वो भी काफी है। लेकिन इसके अलावा रह गया हाँ जी, जेनेटिक्स के लिए ग्रिफिथ की बुक है, या उसके लिए क्रो की बुक है प्रॉब्लम्स वाली, तो उधर से कवर कर सकते हैं। सेल बायोलॉजी के लिए सेल बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए जेराल्ड कार्प की बुक जरा आसान है, डी रॉबर्टीज उसकी रिकमेंडेड होती है, लेकिन वो पुरानी बुक हो गई है। उसके लॉर्डिश भी उसकी रिकमेंडेड बुक है, लेकिन लॉर्डिश जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है, जेराल्ड कार्प की बुक काफी ज्यादा आसान है, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। अच्छा, चांसेस की बात हो रही थी, तो चांसेस जो है वो 3 दफा आप टेस्ट और इंटरव्यू के साइकिल से गुजर सकते हैं, अदरवाइज 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। इंटरव्यू जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर, मतलब कि जो इंटरव्यू पैनल उस वक्त बैठा हुआ है वो आपस में किस बारे में गप्पे मार रहे हैं, आपसे पहले के लोगों ने क्या जवाब दिए क्या नहीं दिए, वो उनकी स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई जो है फिक्स यानी कि नहीं है कि इंटरव्यू किस तरह का होगा। यानी कि एक दफा मैंने इंटरव्यू दिया तो उसके अंदर उन्होंने बड़ी डिटेल में बायोकेमिस्ट्री पूछी, और उन्होंने तरीकाकार ये रखा हुआ था कि जो पहला कैंडिडेट गया उसे कार्बोहाइड्रेट से शुरू किया, फिर मतलब मोनोसैक्राइड्स, फिर डाइसैक्राइड्स पे आ गए, फिर वो जो है पॉलीसैक्राइड्स पे चले गए, और मेरी दफा जाते जाते वो लिपिड मेटाबॉलिज्म पे पहुंच चुके थे। तो इस तरह यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। उसके मुकाबले में दूसरी दफा जब मैंने इंटरव्यू दिया तो वो सारे ट्रिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे, कोई भी सीधा सवाल उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। उन्होंने सारे वो सवाल पूछे जो कंफ्यूजिंग। फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे पूछा कि वाटर वास्कुलर सिस्टम और प्लांट्स के वास्कुलर सिस्टम में क्या फर्क है। अब एक दफा बंदा जरा टेंशन में आ जाता है कि दोनों चीजों की तो तुक्की को नहीं बनती, आपस में कंपेयर है ही नहीं कंपैरिजन। लेकिन बहरहाल इस तरह के सवाल जो हैं वो मतलब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि उसने क्या पूछना है। वो आपसे पूछे तो आपके शहर का हदूदरबा पूछता रहे, आपके कौन सी मशहूर बिल्डिंग है, वो इस तरह के भी सवाल वो पूछ सकते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज में वो आपसे डेमो के लिए कह सकते हैं, लेकिन खैर वो इंटरव्यू तो बाद की बात है। मतलब वहां पे उसमें आपको तैयारी जाहिर है, जब भी आप जा रहे हैं तो कोई ना कोई टॉपिक, 2-4 टॉपिक आप डिफरेंट तैयार करके जाएं। बाद दफा वो खुद भी टॉपिक बता देते हैं कि जी ये फलाना टॉपिक है, ये एक्सप्लेन करें। बाद दफा वो सब्जेक्ट से अनरिलेटेड टॉपिक भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इंटरव्यू के लिए कोई फिक्स रूल नहीं है। इंटरव्यू का वाहिद तरीकाकार ये है कि ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस करें। बार बार जब इंटरव्यू देंगे तो आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा। एवोल्यूशन के नोट्स नहीं चलेंगे, एवोल्यूशन के लिए आपको चाहिए होगी रिडले की बुक। सर मैंने पूछना था कि अगर जिस तरह के पीपीएससी का जो होता है, तो अगर हम पीपीएससी क्लियर कर लेते हैं उसके बाद अगर कोई इंटरव्यू में रह जाता है, तो क्या उसके बाद फिर हम जब मतलब के दोबारा आता है अप्लाई करते हैं तो फिर दोबारा पीपीएससी क्लियर करके दोबारा इंटरव्यू देना पड़ेगा या दोबारा फिर इंटरव्यू ही चलेगा? नहीं, दोबारा क्लियर करके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में या आप टेस्ट में फेल हो जाएं तो फेल काउंट होते हैं। अगर आप क्वालिफाई कर लें और सिलेक्ट ना हो सकें तो फिर आप फेल कंसीडर नहीं होते।
तो फिर दूसरी बात ये है कि मतलब कि आपके जो है इस वक्त ज़्यादातर जो फ्रेश ग्रेजुएट होता है वो 23 साल का होता है, और एज लिमिट जो लेक्चरर के लिए होती है वो आमतौर पे 32 से 35 ईयर्स की लिमिट होती है। तो इतने अरसे में यानी कि 10 साल के अंदर हार्डली 3 या 4 दफ़ा ही पोस्ट आती हैं, इससे ज़्यादा पोस्ट नहीं आती। तो इसलिए चांस की कोई बहुत ज़्यादा टेंशन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए कि चांस का पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब कि आपकी ज़िंदगी में 3 या 4 दफ़ा ही टेस्ट आना है, मतलब जितनी दफ़ा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो टेंशन फ्री होके उसका टेस्ट दें। टेस्ट और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप डरे हुए हैं, अगर आपके हाथ पांव कांप रहे हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आपसे टेस्ट भी क्लियर नहीं होगा और आप इंटरव्यू भी नहीं दे सकेंगे। अपने आप को रिलैक्स रख के पूरी तैयारी के साथ जितनी तैयारी की है उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो के फिर आप जाके बात करेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। सर प्लीज एक दफा ना इन सब से इंडियन ऑथर्स की बुक्स के मुतालिक गाइड कर दें। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था अबाउट वर्मा जी, वर्मा की बुक जो है वो एमएससी लेवल की नहीं है। इंडियन ऑथर्स की बुक्स कभी भी ना फॉलो करें, नोट्स कभी भी ना फॉलो करें। जिन चीज़ों की रिकमेंडेड बुक्स अवेलेबल हैं, अब ये ज़्यादातर जो है ना, मतलब गिलबर्ट की बुक, जितनी मैंने बुक्स के नाम बताए हैं, ये सारी बुक्स ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं, टोरेंट की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आपको, मतलब जूलॉजी के जो 2-3 ग्रुप्स हैं यहाँ पे भी लोगों ने शेयर की हुई हैं। तो वो इंटरनेशनल ऑथर्स की जो आपकी यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेड बुक है, सिर्फ उसको फॉलो करें। कभी भी किसी शॉर्टकट की तरफ ना आ जाएं। सक्सेस का अगर फेल होने का वाहिद रास्ता है तो वो ये है कि आप शॉर्टकट्स पे जाएं। शॉर्टकट पे 100% फेल हो जाता है बंदा। तो आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि मसला ये होता है कि लोग कवर, लोगों को ये लगता है कि हम कैसे कवर करेंगे। तो कवर करने का आसान तरीका ये है कि दोस्तों के साथ मिलकर 2-4 लोग आपस में फिर उसको एक दूसरे को एक्सप्लेन करें, समझाएं, तो उससे इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा ज्यादा। देखिए सर, हम मैं इधर पढ़ता हूँ ना एससी कॉलेज में, बॉटनी कर रहा हूँ, तो उधर हमें ज्यादातर पढ़ाई यही बुक जाती हैं जो इंडियन ऑथर की है। एफसी कॉलेज में, और हम एससी कॉलेज सादिक भावलपुर। एडर्टन। जी जी, जी अच्छा। जी। तो उसमें भी मतलब कि वो फिर आपका और आपके टीचर्स का कसूर है ना। उसके मुकाबले में अगर मतलब कि आपकी जो कोर्स आउटलाइन है ना यूनिवर्सिटी की, बहावलपुर यूनिवर्सिटी की जो कोर्स आउटलाइन आप देखेंगे, उसके अंदर उन्होंने क्लियर कट बताया हुआ है कि किताब कौन सी है। अब उस किताब को आप फॉलो ना करें, कोई 4 सफ़े पढ़ लें, तो वो आपकी और आपके टीचर की गलती है, किसी और की गलती नहीं है। और पेपर उन्हीं में से आना है जो बुक्स रिकमेंडेड है। मतलब कि एग्जामिनर ने कोई नोट्स फॉलो नहीं करने, कुछ भी इस तरह का उसने नहीं देखना, कोई सब स्टैंडर्ड बुक उसने नहीं देखनी। तो मतलब कि मुझे अपनी जिंदगी में, या वैसा मेरे क्लास वालों बैठे हैं इनसे पूछ लें, तो हमें अपनी जिंदगी में उन सब्जेक्ट्स का सबसे ज्यादा अफसोस है जिनमें टीचर ने 4 सफ़े पकड़ा दिए कि ये याद कर लो, और फिर उसमें से हमें नंबर भी 80-80, 90-90 दे दिए, और हमने कहा आज ही कमाल हो गया। और उसके बाद जब आज कभी मतलब कोई स्टूडेंट उसमें से सवाल पूछ लेता है, या किसी टेस्ट में उसमें से उस सब्जेक्ट में से सवाल आता है, तो हम इधर उधर देख रहे होते हैं कि ये कहाँ से पूरा होना है। तो और सर सॉरी आपकी जी बात जी काटी, आज भी हमें अफसोस है कि हमने एवोल्यूशन डॉक्टर आपदा से नहीं थी पढ़ी। जी, बिल्कुल यही बात है। मतलब कि जो जो टीचर यानी कि ज्यादा कंटेंट कवर करवाए, पूरी किताब पढ़ाने पे तुला हुआ हो, हम उससे तंग होते थे। लेकिन मतलब स्टूडेंट लाइफ में जाहिर एटीट्यूड यही होता है, लेकिन बाद में जाके पता लगता है कि वो उस वक्त बहुत ज्यादा टाइम था, मतलब कि 6 महीने में जाके वो आधी किताब कवर करनी होती थी। और अब जो है वो, आप जिस भी टेस्ट में जाएंगे, किसी टेस्ट में आपके पास महीना होगा, किसी में आपके पास 2 महीने होंगे, तो इतने टाइम में वो कवर नहीं होता। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें डेली बेसिस पे पढ़ा सकते हैं, या मतलब 3 डेज दे दें। पढ़ाने का मसला ये है कि फिर असल में सिलेबस बहुत ज़्यादा है। कोई टॉपिक अगर आप सजेस्ट करते हैं तो वो एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ।
या मतलब कि ग्रुप डिस्कशन फेसबुक ग्रुप के ऊपर या और किसी जगह पे मुझे टैग कर दिया करें तो वहाँ तो पे मैं explain कर इसी दूंगा। जूम मीटिंग पे सही रहेगा अगर आप कोई एक दो सब्जेक्ट ले लें, उसी सब्जेक्ट को ही कवर करें, क्योंकि देखो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। या आप ये मतलब कर लें कि टॉपिक्स जो मेन होते हैं आपने दी हुई है पीपीसी, तो आपको ज्यादा पता होगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाकर हमें ये हफ्ते के 3 दिन दे दें, वही समझा दें। मैडम आपका मशवरा इम्पोर्टेंट समझाने का भी अच्छा लग रहा है कि आप बहुत मतलब एक्टिव भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं। आपने जो दी हुई है अभी टेस्ट, तो आपको ज्यादा अंदाजा होगा। मैडम वो मैंने आपको बताया ना कि उसमें कंप्लीट सिलेबस जो है उसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। और आम तौर पे जितनी दफ़ा मैंने ऑब्जर्व किया है, मतलब कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में, मैंने बताया मैं मेहनत करने का मुझे कोई शौक नहीं था, तो मैंने कभी भी सब्जेक्ट को रट्टा नहीं मारा, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश नहीं की, बस जो इधर उधर गुजरते चलते फिरते सुन लिया वो पढ़ा। उसके अलावा या मैक्सिमम मेरी प्लस पॉइंट ये था कि मैं दूसरों को समझाता था, तो उसमें वो चीज़ मुझे खुद दूसरे को समझाने में आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाती है। पीपीसी आप ग्रुप बोल रहे थे ना, उसका भी बता दें हमें। सर मैं असल में सिंध से हूँ, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से देनी है मुझे। तो जी मैंने आपका सुना और फिर मैंने ज्वाइन किया, और मतलब अब मेरा दिल चाह रहा है कि हम आपसे लेक्चर लें, तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, हम लेक्चर दें। मैडम लेक्चर देने में तो कोई नहीं मसला, सिर्फ ये है कि मेरी जो है ना रेगुलरिटी पॉसिबल नहीं होती, मतलब कि मैं 100% रेगुलर होकर नहीं पढ़ा सकता। सर एक बात पूछनी थी कि जी सम सर। टाइम पूरा टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ एक अदर ट्रिकी क्वेश्चन या ट्रिकी उसके प्रोडक्ट वाइज होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब पूरा सब्जेक्ट या एक तो हिस्ट्री वाइज आ गए या कोई सीधा सीधा प्रोसीजर आ गया, समटाइम्स वो उसका एक्सट्रैक्ट वाइज या प्रोडक्ट वाइज उन्होंने एमसीक्यूज बनाया होता है, तो वो उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा ट्रिकी होते हैं? सर आप जो है ना फंसाने वाली बातें कर रहे हैं। असल में एमसीक्यूज कवर करने के लिए ना सबसे ज़रूरी चीज़, एक दोस्त ने एक दफ़ा मुझे मशवरा दिया था कि जब भी आपने तैयारी करनी है तो आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें, आप स्टूडेंट बन के तैयारी ना करें, बल्कि ये सोच के टॉपिक को पढ़ें कि अगर मैंने इस टॉपिक में से सवाल बनाना होता तो मैं क्या करता। ठीक है, तो जब आप ये सोच के तैयारी करेंगे तो फिर आपका दिमाग स्पेसिफिकली उन पोर्शंस पे जाएगा जो उस टॉपिक के ज्यादा ट्रिकी पार्ट्स हैं, और फिर उनको आप जब पिक कर लेंगे, और उन्हीं में से आमतौर पे एग्जामिनर भी जाहिर है वही कुछ सोच रहा होता है, तो वो तो उनमें से सवाल पिक करेगा। तो एग्जामिनर जिन लोगों ने, तो मैंने पहले कहा ना कि जो लोग पहले पढ़ाने का एक्सपीरियंस रखते हैं वो इसी वजह से सक्सेसफुल हो जाते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा बार बार बच्चों के पेपर वगैरह बनाए होते हैं, सारा कुछ किया होता है, तो उस चक्कर में उनको ये पता होता है कि जब एग्जामिनर ने मेरा एग्जाम लेना है तो वो कैसे सवाल बनाएगा। सर आपकी वेबसाइट पे है कोई ऐसे एमसीक्यूज जो हेल्प आउट कर सकते हैं? वेबसाइट के ऊपर एमसीक्यूज दिए हुए हैं, पीपीएस के पीपीएससी के नहीं, इंटरमीडिएट के एमसीक्यूज दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो शुरुआत इंटर की बुक की तैयारी से करते हैं, इंटर वाली जो बुक है वो हार्डली मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर कवर हो जाती है, तो वो आप जो है वहाँ से अपना एक बेसिक टेस्ट ले सकते हैं कि आपको मतलब कौन सा चैप्टर कितना आता है, तो फिर उससे आगे जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो मास्टर लेवल के हैं उनके लिए फिर उन बुक्स की जो वेबसाइट्स दी हुई हैं वो आपको करनी पड़ेगी। वेबसाइट का मेरा नाम है इजी लर्निंग होम, EASYLEARNINGHOME। चैट में मैं लिख देता हूँ जी। तो यहाँ से शुरू आता है ये, मतलब कि कंप्लीट अपने आप को कवर करने के लिए नहीं है, जस्ट शुरू में अपना गेज करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स का मैंने आपको पहले बताया कि पेपर जब बनाने वाला बनाता है तो वो भी ज़ाहिर है उसके स्टूडेंट की मेंटालिटी को भी उसने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सामने रखना होता है, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि जी फलाने फाइलम की फलानी क्लास के फलाने ऑर्डर की फलानी स्पीशीज के टांग में कितने कांटे होते हैं, इस तरह का कोई सवाल वो नहीं पूछते। वो आपसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हर फाइलम के, वो एवोल्यूशन उनका कहाँ से हो रहा है,
और जो है किसी ग्रुप को दूसरे ग्रुप से क्या चीज सेपरेट करती है, इस तरह के सवाल जो जनरल नॉलेज में आपके होने चाहिए एज ए जूलॉजिस्ट, वो आमतौर पर पूछे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जूलॉजी की सीट के लिए पीपीएससी में सिर्फ हमें जूलॉजी को ही फॉलो करना पड़ेगा? हाँ जी, जोलॉजी में सिर्फ जोलॉजी में से आता है। बायोलॉजी वाले जो है उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी में 50% बॉटनी से आएगा, 50% जोलॉजी से आएगा। और उसमें बॉटनी और जोलॉजी वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में बायोलॉजी की डिग्री होती है, मसलन मेरे ख्याल की महर अली शाह रावलपिंडी में बायोलॉजी की डिग्री करवाते हैं। तो वो लोग मतलब उनको तो उन्होंने दोनों चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वो लोग उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते जितने बॉटनी और जूलॉजी वाले बायोलॉजी की सीट्स के ऊपर सेलेक्ट होते हैं। अब जो है वो किसी हद तक बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के डिसिप्लिन्स के लोग सेलेक्ट होना शुरू हुए हैं पिछले सालों से। अदरवाइज ज़्यादातर बायोलॉजी और बॉटनी और जूलॉजी के लोग सेलेक्ट होते हैं। सर पूछ लूं, मैं इसलिए नहीं बार बार पूछ रहा, आपने कहना है मुझसे आज ही पूछी जा रहे हो। नहीं सर, मैं नहीं तो सर इसी कोई क्राइटेरिया डिफरेंस है बिटवीन एपी और लेक्चरर में? तैयारी के लिए कोई आपसे स्टैंडर्ड, हाँ जी स्टैंडर्ड या इनके लिहाज में कोई फर्क आता है कि तैयारी ऑलमोस्ट सेम सिमिलर क्राइटेरिया? तैयारी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। एमफिल के साथ एमफिल के बगैर आपका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी टेस्ट दोनों का मैंने ऑब्जर्व किया एक जैसा। ठीक हो गया, थैंक यू थैंक यू। बॉटनी में ज़्यादा किन सब्जेक्ट से पूछा जाता है? असल में मुझे बॉटनी के सब्जेक्ट का आइडिया नहीं है। मैंने बॉटनी पढ़ी नहीं हुई, तो इसकी वजह से मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन बॉटनी के अंदर भी जो एमएससी बॉटनी के सब्जेक्ट्स हैं, वो अगर आप देखेंगे तो उनमें से 4 सब्जेक्ट जो आखिरी ईयर में पढ़ाए जाते हैं वो माइनस कर दें, बाकी जो है वो बेसिक सब्जेक्ट होंगे। मतलब उसके अंदर भी ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री होगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, क्लासिफिकेशन, ये मेन सब्जेक्ट्स होंगे। एवोल्यूशन होगा, जेनेटिक्स होगी, यही मेन सब्जेक्ट्स होंगे। कुछ प्लांट से रिलेटेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी होंगे, लेकिन उसका मुझे कोई खास डिटेल नहीं पता। लेकिन पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर और चौथे मतलब 3 सेमेस्टर्स के सारे सब्जेक्ट और चौथे सेमेस्टर के आधे सब्जेक्ट जो हैं वो कंपलसरी कंसिडर होंगे। सर आपके पास जूलॉजी का सिलेबस होगा? ज़ूलॉजी करिकुलम, बीएस ज़ूलॉजी करिकुलम HEC लिख के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन का। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर रिकमेंडेड बुक्स मेरा ख्याल है दोनों में सेम होंगी, यानी कि वहाँ पे भी लॉर्डिश, कार्प और डी रॉबर्टीज ही सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में चलती है। डिफरेंस जो है वो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक में आप देखेंगे तो वहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों के कॉन्सेप्ट दिए हुए होते हैं और इसलिए सिलेबस भी वही है। फाइलम्स का मैंने आपको बताया कि फाइलम्स के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके क्लासेस और ऑर्डर में डिवाइड करने की बेसिस इंपॉर्टेंट होती हैं आमतौर पे, तो उनको स्टडी करें। इंटरव्यू आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी बंदा और आपके सब्जेक्ट से अनरिलेटेड बंदा भी इंटरव्यू ले सकता है। कई दफ़ा उर्दू वाले जो हैं वो ज़ूलॉजी का और फिज़िक्स का भी इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो वो लाजमी नहीं है कि आपका इंटरव्यू सिर्फ ज़ूलॉजी या बॉटनी के लोग लें। इंटरव्यू जो है कई दफ़ा सब्जेक्ट से रिलेटेड होता भी नहीं है, अनरिलेटेड चीज़ों से, मतलब कि आपकी लाइफ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं वो, आपके बैकग्राउंड के ऊपर, शहर के ऊपर, मुल्क के ऊपर, हालात हाज़रा के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर आपसे डिस्कस किया जा सकता है। इंटरव्यू में किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं है। पर्सनैलिटी मैटर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मसलन यहाँ पे अभी फरहान साहब थे तो उनको जिस बेस पर रिजेक्ट किया गया वो कोई नमाज में सजदे या इस तरह के किसी सवाल के हवाले से था, और उन्होंने जो जवाब दिया वो उन साहब के लिए जो मतलब उस वक्त हेड कर रहे थे मीटिंग को, उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। तो उन्होंने जिद बना ली कि नहीं जी, मैंने नहीं इसको एक्सेप्ट करना। साइकोलॉजिस्ट होना ज़रूरी नहीं है, साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू में ज़रूरी नहीं है तो मौजूद हो। जनरल किस्म का बंदा आमतौर पे मौजूद होता है, कोई मतलब इंग्लिश उर्दू वाला
या कोई भी ऐसा बंदा जिसको पढ़ाने में, यानी कि बेसिकली वो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होता है कि जी जिसको पढ़ाने का 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस हो, वो बंदा इंटरव्यू ले रहा होता है। इंटरव्यू में आमतौर पर 4 लोग होते हैं। एक जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई मेंबर होता है। मेंबर वो लोग होते हैं जो एक्चुअली रिटायर्ड होते हैं सिविल सर्विस से, मतलब कि टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। मतलब कोई आईजी हो सकता है, कोई सेक्रेटरी हो सकता है किसी डिपार्टमेंट का, कोई किसी मुल्क में किसी ने हो सकता है सर्व किया हो एज एम्बेसडर सर्व किया हो सकता है। इस तरह के यानी कि मुख्तलिफ कामों के लोग जो हैं वो अल्टीमेटली आके आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। वो आपके मेंबर यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बनते हैं। फिर उसके बाद एक बंदा जो है वो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का मेंबर होगा, या जिस भी आप जगह पे फेडरल में दे रहे हैं तो फेडरल के एजुकेशन डिपार्टमेंट का होगा, जिसका एक्सपीरियंस होगा पढ़ाने का, या एजुकेशन को मैनेज मतलब प्रिंसिपल्स वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा 2 बंदे आमतौर पे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, उनके बायोलॉजी या बॉटनी जूलॉजी पढ़ाने से रिलेटेड। प्रिपरेशन के लिए 6 महीने ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपको 1-2 महीने के अंदर अंदर ही टेस्ट हो जाए, तो उस हिसाब से आपने रिवाइज करना है। प्रेपरेशन मेरे ख्याल से दोबारा पूरा एमएससी का सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं होता। हाँ जी, प्रोसेस साफ शफाफ होता है। जितनी दफ़ा मैंने टेस्ट इंटरव्यू वगैरह दिया है और मेरे बहुत सारे दोस्तों की सिलेक्शन हुई है, तो जितनी दफ़ा मैंने देखा है आज तक मुझे कोई इरेगुलरिटी नज़र नहीं आई है। टेस्ट देने वगैरह से पहले जिस वक्त मैंने टेस्ट दिया था पहली दफ़ा और मैं पास हुआ था, तो ज़ाहिर है मेरे ज़हन में भी यही टेंशन थी कि मैं पता नहीं सिलेक्ट होता हूँ या नहीं होता, कि सिफारिश चाहिए होगी या कोई पैसे मांगेंगे या कुछ और ऐसा करेंगे। इंटरव्यू हुआ 2, मतलब कि जब मैंने पहली दफ़ा अटेम्प्ट किया था तो मैं 2 टेस्टों में बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों में पास था। दोनों का मैंने इंटरव्यू दिया था। बायोलॉजी का इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ था, जूलॉजी का इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं हुआ। जो इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ उसमें मैं सेलेक्ट भी नहीं हुआ, और जो मतलब बायोलॉजी वाला मेरा अच्छा इंटरव्यू हो गया था, तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गया बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी चीज़ के। तो बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो बगैर सिफारिश के सिलेक्ट हुए। हाँ जी, एवोल्यूशन के साथ सिस्टमैटिक्स एक सब्जेक्ट मैं भूल गया था, तो एवोल्यूशन का पेयर जो है वो सिस्टमैटिक्स के साथ बनता है, तो वो भी लाजमी सब्जेक्ट है, इसमें से इक्वल मार्क्स का आएगा। तो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के लिए आपका ज़रूरी है कि आप अभी से खबरें किसी इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल की और लोकल न्यूज़ चैनल की परमानेंटली फॉलो करना शुरू कर दें। कोई टाइम नोट कर ले कि किस टाइम मसलन जियो की खबरें जो है वो डिटेल वाला खबरनामा आता है, और इसी तरह बीबीसी या सीएनएन वगैरह का आप चेक कर लें, और फिर उन खबरों को कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहें जब तक आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं होता और टेस्ट भी नहीं होता। तो टेस्ट के अंदर और इंटरव्यू में आमतौर पे उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है जो पिछले 1-2 महीने के अंदर अंदर मामला चल रहे हैं। सिस्टमैटिक्स की बुक जो है मायर की एक ही बुक है रिकमेंडेड, तो वो मायर की बुक से वो छोटी सी किताब है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लोगों को लगती है लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किल है। सिस्टमैटिक्स पढ़ने के लिए मैं बेस्ट बंदा नहीं हूँ जी। सिस्टमैटिक्स टेक्निकल सब्जेक्ट है, सिस्टमैटिक्स पढ़नी है तो जुनैल हसन जाफरी साहब से रिक्वेस्ट करके देखते हैं, अगर वो टाइम देते हैं, क्योंकि इसका मेरा ख्याल है पंजाब में उनसे ब्रिलियंट बंदा सिस्टमैटिक्स में कॉलेज कैडर में नहीं होगा। नहीं जी, बीएससी, हाँ जी बीएससी बॉटनी। अगर आप जूलॉजी के हैं और आपने लेक्चरर बायोलॉजी का टेस्ट देना है तो बीएससी बॉटनी पूरी तरह से कवर कर लेंगे, तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह अगर आप एमएससी जूलॉजी के बॉटनी के हैं और आपने बायोलॉजी वाला टेस्ट देना है तो आपको बीएससी जूलॉजी मिलर हार्डले कवर करनी पड़ेगी, तो आपका बायोलॉजी का मोस्टली कवर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।